गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज को चालू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का हम लोग आर्थिकी पढ़ रहे थे। आर्थिकी का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसमें 5 टॉपिक को हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आज वॉल्यूम 2 यानी कि वॉल्यूम 2 और इसका अगला सीरीज में 5 टॉपिक को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है। 2023-24 में 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है ना। जो 2023-24 में 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है ना। यानी कि चालू फसल वर्ष में ये लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। चालू फसल वर्ष में अभी जो चालू फसल वर्ष है, चालू फसल वर्ष में निर्धारण कितना किया गया है फसल का। टोटल 332 मिलियन टन, यानी टोटल पूरा एक साल में इतना फसल उपजा लेना है। ठीक है, खाद्यान्न उपजा लेना है। तो चालू फसल वर्ष क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में लिखा गया चालू फसल वर्ष में इतना खाद्यान्न उत्पादन किया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा चालू फसल वर्ष होता क्या। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अप्रैल से हम लोग मार्च तक गणना करते हैं फाइनेंशियल ईयर का, उसी तरह से फसल का भी एक फसल वर्ष होता है, चालू फसल वर्ष जिसको कहते हैं। तो वो होता है आपका फसल वर्ष होता है आपका जुलाई से अगला जून, जुलाई से जून। जैसे फाइनेंशियल होता है ना अप्रैल से मार्च एक साल, उसी तरह से ये जुलाई से जून होगा। तो चालू फसल वर्ष क्या होगा। अभी 23-24 चल रहा है, 23 से 24 की ओर जाना है हमें, यानी कि 2023 से जुलाई 2023 से आपका 2024 क्या जून ये आपका चलेगा। ठीक है ना, जुलाई 2023 से 2024 जून तक फसल वर्ष चलेगा, लेकिन चालू फसल वर्ष चलेगा। क्लियर। तो प्रश्न पूछ सकता कि फसल वर्ष कितना होता है, ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जुलाई से जून फसल वर्ष होता है। तो इसमें कितना निर्धारित किया गया है, 332 मिलियन टन को निर्धारित किया गया। कितना खाद्यान्न इतना दिन में हमको उपजा लेना है। ठीक है ना। तो 332 मिलियन टन में भी देखिएगा, मिलियन टन में भी तो बांट दिया, क्योंकि तो टोटल हो गया। इसमें बांट दिया कि 161.2 मिलियन टन, 161.2 मिलियन टन, 161.2 मिलियन टन आपका रहेगा क्या, रबी का फसल रहेगा। रबी का फसल रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वही दलहन रहेगा 29.35, दलहन 29.35 मिलियन टन। ठीक है, वही आपका रहेगा तिलहन 44, तिलहन कितना रहेगा 44 मिलियन तिलहन रहेगा। तिलहन मतलब तेल वाला तिलहन, दलहन मतलब दाल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, श्री अन्न यानी मोटा अनाज। तो श्री अन्न का दिया गया 17 मिलियन टन, श्री अन्न यानी मोटा अनाज 17 मिलियन टन। तो इसको कम से कम याद रखिएगा, श्री अन्न वाला याद रखिएगा कि 332 मिलियन टन में श्री अन्न कितना उपजाया जाएगा। तो 17 मिलियन टन हम लोग उपजाने का कोशिश करेंगे, है ना। और फसल वर्ष हमेशा याद रखिएगा, फसल वर्ष, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्वेश्चन हो सकता है कृषि से इधर उधर से क्वेश्चन देता ही है, कहीं फसल वर्ष ही ना पूछते कि फसल वर्ष क्या भारत का। तो बता दीजिएगा जुलाई से जून है। फसल क्या होता है, फसल के बारे में बता देते थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन कृषि से बहुत ज्यादा पूछता है। इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, फसल का निर्धारण जो है भारत में मानसून के आधार पर किया जाता है। पता है आपको, मानसून के आधार पर फसल का निर्धारण किया जाता है। फसल का निर्धारण क्या होता है, मानसून के आधार पर किया जाता है। मानसून के आधार पर क्या होता है, फसल मुख्य रूप से 2 तरह का है, एक क्या है खरीफ, एक क्या है रबी। खरीफ क्या है भाई, तो आपका
जुलाई से फसल वर्ष चलता है, याद रखिए जुलाई से जून चलता है ना, तो बस जुलाई से शुरू कर देना है हमको, जुलाई से अक्टूबर, है ना, इसका अक्टूबर से मार्च तक मोटा मोटी चलता है, ठीक है ना। ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पर रहता, खरीफ दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में ये फसल रहता है। तो इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये तो सर्दियों में होता है, आपको तो पता ही है, सर्दियों में आपका रबी वाला फसल होता है। तो ये फसल के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दी है, और उसके बारे में जानकारी दे दी कि फसल वर्ष क्या होता है, और भी कुछ दे दिए हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो मैगजीन में बस दिखा उसको रट नहीं लेना, उसको समझ लेना है, क्योंकि मैगजीन में सिर्फ डेटा दे दिया गया है, डेटा दे दिया है, अपना बोल के चला गया है। फसल वर्ष आप समझिए, फसल वर्ष क्या होता है, फसल क्या होता है, वो सब आपको समझ के रखना पड़ेगा, उतना नहीं समझाएगा। करंट अफेयर का मैगजीन है, ना कि वो इकोनॉमिक्स का किताब है, ये आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही समझ लेंगे, साथ में करंट अफेयर तो हो ही जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2023 में भारत का 132 देशों में 40वां स्थान। 132 देशों में कितना है, 40वां स्थान। वैश्विक नवाचार रैंकिंग। नवाचार क्या होता है, इंग्लिश में इसको इनोवेशन कहते हैं। नवाचार का मतलब होता है किसी कार्य को करने का नया तरीका का इजाद कर लेना, ताकि काम करने में सहूलियत हो जाए, है ना। कोई भी काम करने का कुछ नया तरीका इजाद कर लेना, जिससे काम करने में सहूलियत हो जाए। इसका रैंकिंग कौन करता है, तो इसका रैंकिंग करता है WIPO। WIPO रैंकिंग कौन करता है, नवाचार यानी इनोवेशन। इसका रैंकिंग कौन करता है, WIPO, है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। WIPO करता है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1967 में, जिनेवा मुख्यालय है, बस जान लीजिए, जिनेवा इसका मुख्यालय है। यही ये रैंकिंग जारी करता है, किसका, तो नवाचार का, वैश्विक नवाचार, कि कौन देश नवाचार के मामले में 132 देशों में आगे है, पीछे है, कहां कहां पर है। तो सबसे नंबर 1 पर यानी पहला नंबर पर स्थान मिला है WIPO के अनुसार स्विट्जरलैंड को मिला, यानी नंबर 1 पर ये इनोवेशन में है, यानी कार्य प्रणाली को अधिक से अधिक सुगम बनाने के लिए नया नया तरीका इजाद करने में ये देश सबसे आगे है ना। दूसरा नंबर पर है स्वीडन। दूसरा नंबर भी याद रखिए, कभी कभी छकाने के लिए था क्वेश्चन, स्वीडन दूसरा नंबर पूछ देगा, पहला नंबर ना पूछ के दूसरा नंबर पूछ देगा, तो स्वीडन याद रखिएगा। भारत का याद कर लीजिए, भारत का स्थान है 40वां, तो खैर यहाँ पर यही दिया है 40वां, है ना। और लास्ट यानी अंतिम स्थान 132 देशों में पाया अंगोला। जैसा कि आपको पता है कि रैंकिंग से, इंडेक्स से क्वेश्चन रहता ही रहता है ना, तो इसको याद रखिएगा कम से कम कि WIPO के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, दूसरा नंबर पर स्वीडन है, भारत 40वां स्थान पर है, और अंतिम स्थान पर अंगोला है। अगर पड़ोसी देशों में देखा जाए तो चाइना भारत से आगे है। चाइना का स्थान देख लीजिए कितना है, चाइना का, चीन का स्थान है 12वां, चीन 12वां स्थान पे, जबकि पिछले साल की तुलना में एक स्थान का इसका गिरावट हुआ है, फिर भी ये भारत से आगे है, ठीक है ना। तो पड़ोसी देशों में चीन भारत से आगे है इनोवेशन के मामले में। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि इनोवेशन कौन करता है, इनोवेशन का रैंकिंग कौन करता है, तो WIPO करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है ना। उसका स्थापना 1967 में हुआ था, मुख्यालय जिनेवा में है। भारत का स्थान 40वां है, नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, दूसरा नंबर पर स्वीडन है, और अंतिम स्थान पर अंगोला है। जो चाइना है भारत से आगे है, चाइना का स्थान मिला है 12वां, ठीक है। चलिए यहाँ तो जान गए हम लोग।
और एक चीज छोटा सा और जान जाते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए कि ये जो डब्ल्यू आई पी ओ है किस आधार पर रैंकिंग तय करता है। देखिए ये थोड़ा बता देते हैं आपको। हो सकता है कि जो आईआर पढ़ते हैं है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं या फिर कुछ और, उसमें हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट काम कर गया, क्योंकि हम लोग एनालिसिस ये कर रहे हैं। ये एमसीक्यू वाला सीरीज तो है नहीं, एनालिसिस सीरीज है, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेलिंग में करके पढ़ेंगे। देखिए डब्ल्यू आई पी ओ किसी देश का रैंकिंग तय करने के लिए उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर कड़ी नजर रखता है कि उस देश में क्या क्या घटनाएं घट रही है। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है। उसके बाद वो आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ADB, ये सब का जो आंकड़ा होता है ना, जो रिपोर्ट रहता है किसी देश के बारे में, उस आंकड़ा के आधार पर तय करता है कि किस देश का इनोवेशन में रैंकिंग क्या दिया जाए। समझ गए बात को। यानी जो WIPO है, जो जारी करता है रैंकिंग, जो जारी करता है नवाचार का रैंकिंग जारी करता है, वो क्या देखता है मुख्य रूप से, एक तो किसी देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखता है। दूसरा क्या देखता है, आपका वर्ल्ड बैंक, IMF है ना, आपका WTO, इन सब का रिपोर्ट का आंकड़ा देखता है। जो रिपोर्ट लोग जारी करता है उसका आंकड़ा देखता है, और आंकड़ा के आधार पर वो रैंकिंग जारी करता है। तो इस तरह से हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब बताएं कि WIPO का स्थापना 1967 में हुआ था। ये UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंसी है। ये UNO का एक एजेंसी है, UNO का एक एजेंसी। कोई पूछेगा कि है क्या, तो बोल दीजिएगा कि UNO का एक एजेंसी है। ये रैंकिंग बताता है, नवाचार का रैंकिंग बताता है। नवाचार क्या होता है समझ ही गए हैं, और कैसे तय करता है ये भी समझ गए हैं। कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, G20 देशों में भारत में GDP वृद्धि सर्वोच्च रहने का OECD का अनुमान है। ठीक है, G20 देशों में OECD क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये कहता क्या है कि G20 देशों में G20 देश में कुल 19 देश है। एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, और इस बार से अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुका है। लेकिन फिलहाल G20 की बात कर रहा हूँ कि G20 के जितने भी सदस्य हैं उसमें से भारत का जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, वो सबसे अधिक रहेगा, है ना, सबसे अधिक रहेगा। ये बता रहा कौन, OECD बता रहा है ये। ठीक है, कितना रहेगा वही बता रहा है। भारत का GDP जो रहेगा 2023 में 6.3 रहेगा, और वही 2024 में 6.0% GDP आपका रेट है, GDP ग्रोथ रेट है, GDP आपका वृद्धि दर ये रहेगा। तो कौन बताया, OECD बताया। इस तरह से G20 देशों में हम लोग का ग्रोथ, भारत का ग्रोथ सबसे अधिक है। ये OECD के द्वारा बता दिया गया कितना ग्रोथ हो रहा है, 6.3 और 6.0 24 में। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
वैसे देखा जाए तो अभी विश्व में अर्थव्यवस्था ढलान की स्थिति में है, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था गिर रहा है, लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था में उछाल की स्थिति है ना। तो ये भारत के लिए शुभ संकेत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पूरा मैगजीन का निचोड़ है, जो उतना सारा बात बना बना के वो लिखा है ना, उसका ये निचोड़ है, ये करक्स है। इतना भी आप जान जाइएगा तो आप मेंस हो या पीटी हो, दोनों में आप क्वेश्चन टैकल कर लीजिएगा आराम से, उतना समय आपका पढ़ने से बच जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ये क्या होता है भाई, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन देखते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, यही ना, देखिए शॉर्ट फॉर्म में GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। क्लियर। देखिए जैसे सोलर अलायंस था ना, उसी तरह से एक GBA बन रहा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बन रहा है। इसका घोषणा किया गया है अभी 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में, जब G20 का मीटिंग हो रहा था, तो उससे अलग उसी समय एक कार्यक्रम किया गया जिसमें घोषणा किया गया कि एक GBA का स्थापना किया जाएगा, यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का स्थापना किया जाएगा। और इसका जो सदस्य देश होगा उसको अपने देश में पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो बात को लोग समझते हैं। देखिए पहले यहाँ पर समझना है कि आपका जैव ईंधन क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे हम। जैव ईंधन होता है क्या, देखिए कि आपका पेड़ पौधा, अनाज, भूसा, वेस्ट फूड, ये सब होता है ना, उसी से ईंधन को कन्वर्ट कर देना, ईंधन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना, यानी कि आपका अनाज हो जाएगा जैव ईंधन समझ लीजिए। जैव ईंधन क्या होता है, अनाज, पेड़ पौधा, भूसा, शैवाल, वेस्ट फूड आदि से क्या करेगा, सड़ा गलाकर उससे क्या करेगा, एक जैव ईंधन बना लेगा। इनसे क्या कर लेगा, जैव ईंधन बना लेगा, जैव ईंधन बना लेगा, है ना। इसी जैव ईंधन में इथेनॉल भी एक पार्ट है। इथेनॉल भी जैव ईंधन का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। इथेनॉल कैसे बनता पता है ना, जो गन्ना होता है ना, गन्ना को जब रस निकाल लेते हैं, केतारी का जब रस निकाल लेते हैं तो उसका जो डंठल बच जाता है ना, उसी से फिर इथेनॉल का निर्माण होता है। बिहार इसके लिए इथेनॉल में उत्पादन करने के लिए प्रयासरत है ना। उसी इथेनॉल को क्या करेगा, पेट्रोल में मिलाया जाएगा। तो जो जैव ईंधन अलायंस का जो भी सदस्य देश होंगे वो अपने देश में पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो सदस्य देश होंगे, सदस्य देश किसका सदस्य, GBA का। GBA मतलब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, यानी कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का जो सदस्य देश होंगे वो क्या करेंगे, 20% तक इथेनॉल मिलाएंगे किसमें, पेट्रोल में। बस ये था इसमें, वैसा कुछ और नहीं था, है ना। इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी काफी सक्रिय हैं इस अलायंस को स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे, भारत में 2023 में आर्थिक वृद्धि का अपना अनुमान ADB ने घटाया, फिर भी
एशिया में यह वृद्धि सर्वोच्च रहेगी। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी ने भारत का जो विकास दर है, जीडीपी का विकास दर, उसको क्या किया है, थोड़ा घटा दिया। पहले जो अनुमान लगाया था उसको घटा दिया, ठीक है ना। तो क्या किया है, एडीबी बोला था क्या कि भारत का जो जीडीपी रहेगा, भारत का जीडीपी वो कितना रहेगा, 6.3 कर दिया घटा के, ठीक है ना। 6.4 था, 6.3 कर दिया, यानी इसका पहले क्या था, 6.4 था, 6.4 से घटाकर 6.3 कर दिया, ठीक है ना। घटाया ना 6.4 से 6.3 कर दिया है। और लेकिन वही 2024 का, ये 2023 का है जीडीपी, वही 2024 का जीडीपी 6.7 रहने दिया, जो अपना अनुमान लगाया था वो। ये अनुमान है, इसका अनुमान है, याद रखिएगा। एडीबी क्या यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि भारत का जीडीपी शुरुआत में बोला था कि 6.4 रहेगा, लेकिन उसको गिरा के 6.3 कर दिया कि 6.4 नहीं रहेगा, 6.3 रहेगा। और 2024 में अनुमान लगा कि 6.7 रहेगा, है ना। तो वही बता कि घटा दिया है और 6.4 से 6.3 कर दिया गया। इसका कारण क्या है, घटाने का कारण भी तो कुछ होगा। तो कारण जान लीजिए, कारण ये है कि भारत में आपका मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, लगातार बढ़ता ही रहा है। कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है कि कड़ा मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर रहा है, और इन्फ्लेशन अभी भी पहले के जैसा ही बरकरार है, उसमें कमी नहीं आया है ना। जिसके कारण आपका ग्रोथ रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। इसका मुख्य कारण है मुद्रास्फीति। भारत का मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कहने का मतलब महंगाई, महंगाई। और मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, कड़ी मॉनेटरी पॉलिसी जा रहा है, कड़ी मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति कहते हैं ना हिंदी में, मौद्रिक नीति, नीति लाया है, जिसके कारण हम लोग का डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक गया है। रुकने के कारण एडीबी क्या बोला है कि 6.4 से 6.3 इसका ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट रुकेगा तो ग्रोथ तो नीचे जाएगा ही जाएगा। इसका कारण मेन यही कारण होगा, ये कारण, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज पूरा का पूरा 5 टॉपिक को एनालिसिस कर लिए हैं। और एक चीज जानना चाहते हो तो जान लीजिए, पीटी में काम करेगा। एडीबी का स्थापना 1966 में होता, स्थापना इसका 1966 में हुआ था, किसका, एडीबी का। क्लियर, चलिए। तो इस तरह से हम लोग 5 टॉपिक कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगला क्लास में हम लोग आर्थिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से आपका पूरा प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर महीना का आर्थिकी आपका कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।